ये वाला पहला क्वेश्चन था इसमें, और मैंने आपको बोला था इसमें आपको परसेंटेज पूछा हुआ है, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, जो कि अपन ने प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, इस चीज को जो है लेते हैं और इसका परसेंटेज निकालते हैं, है ना। इसको अपन ले जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आ गया आपके सामने सवाल, ये रहा सवाल आपका, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन बोला हुआ है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक, मतलब टोटल कितना यौगिक है, 0.24 ग्राम यौगिक है। 0.24 ग्राम यौगिक जिसमें क्या है, ऑक्सीजन और बोरान दो तत्व आपस में मिले हुए, क्योंकि यौगिक है, यौगिक है तो बोरान ऑक्साइड, बोरान ऑक्सीजन जो है वो इसमें मिले हुए, कितना है टोटल 0.24 ग्राम यौगिक है। और विश्लेषण द्वारा ये पता चला कि बोरान कितना है, उसमें से 0.096 ग्राम बोरान है और 0.144 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। मतलब इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो हमको ये मिलेगा, है ना, इतने ग्राम है। इस इतने पूरे बिलियन में ये और ये दोनों विराजमान है, ये दोनों इसमें है ना। अगर आप टोटल करना चाहो तो टोटल करके भी देख सकते हो, इन दोनों को जोड़ने पर जो है वो हमको ये मिलना चाहिए, ये वाला, है ना। करके देखते हैं, 0.096, 0.146। पहले तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये 0.096 ज्यादा है कि 0.144 ज्यादा है? 0.1 बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो ऑक्सीजन है 0.14 ग्राम, तो ज्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, इतना तय है। 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 9 4 13 1 14 की 4 हासिल की 1, एक और एक 2, 240। अब बोलोगे भैया इधर जो है वो लिखा हुआ है कि 0.24 ग्राम है, और यहाँ अपना तो आ रहा है 240 ग्राम। तो 240 नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हो बेटा, आप जो है वो गलती कर रहे हो। दशमलव के बाद जो है वो अलग अलग अंक रहते हैं, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 0 लिखा हुआ है, कुछ भी सेम, दोनों ही सेम है, ये भी और ये भी दोनों बराबर है ना। तो हमने तो पहले टोटल करके देख लिया, हमारे पास टोटल विलियन है 0.24 ग्राम, और उसमें से 0.96 क्या है, बोरॉन है। बोरॉन का सिंबल होता है बी, बोरॉन है कितना 0.096 ग्राम, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ, कैपिटल ओ, है ना। ऑक्सीजन जो है वो कितना है 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम, है ना। बोरॉन हो गया, ऑक्सीजन। आपको पूछा हुआ है उन्होंने, इसका परसेंटेज बताओ और इसका परसेंटेज बताओ, तो है ना। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक इतने हैं, और इसको कितने मिले हैं, इसमें से इतने मिले हैं। परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं, टोटल अंक कितने हैं 0.24 है, और इसको कितने मिले 0.096, परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। परसेंटेज बराबर से इसको कितने मिले हुए हैं 0.096, 0.096, हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल है 0.24, 0.24 इंटू 100 कर दें, इंटू 100 कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब जो है हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो टोटल आया था वो 0.240 आया था ना, ये भी कर सकते हैं हम। इसको 240 लिख देंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, हो गया, बचा क्या 96/240, 96/240। इसको हमको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। पहले तो 2 से काट देते हैं, 6 से कट रहा है क्या, 6 कम 6, 6 6 36, 6 चौको 24, 6 से कट रहा है, 6 चौको 24 होता है ना, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 बचा 3, 6 6 36, 16 बटे, वैसे मालूम टोटल हमको 240 ग्राम, ऐसा दशमलव बढ़ा नहीं सकते यार, रुको, दशमलव नहीं बढ़ा, दशमलव काटो मत ना बढ़ाओ, 0.24 दिया हुआ है ना, इतना ही लेके चलो, नहीं तो आंसर गलत आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 0.24 दिया है ना, 0.24 ही लेके चलो, गड़बड़ आएगा नहीं तो आंसर। हम क्या करेंगे, इससे दशमलव हटाया तो इसके बाद कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, तो चाहो तो यहाँ पर 3 जीरो नीचे बढ़ा लो, है ना। और 3 जीरो बढ़ाने से पहले यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो दो दो अंक थे ना, इसको हटा के ऊपर 2 अंक बढ़ा लो, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है ना। बाकी जो तरीके हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अभी मैं कंफ्यूजन ना हो आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ। तीन और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका आता है वो तरीका अपना सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या, बचा 960/24, 960/24। अब ये सब चीज कट चुकी है बाकी, है ना, 0 0 कट गया, दशमलव हटा के इधर 3 जीरो थे तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव हटा के दशमलव के बाद इधर 2 अंक तो इधर 2 अंक बढ़ा दिए, और 0 से 0 कैंसिल कर दिए सब,
आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। हम 6 से काटते हैं इसको, तो 6 एकम 6 बचा 3, 6 6 36, 0, 6 चौको 24, 6 दिया 18, 6 चौको 24, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 और 0, यानी कि कितने परसेंट आ गया, 40%। अच्छा मुझे ये बताओ बोरॉन का परसेंट, बोरॉन का परसेंटेज कितना आ गया, 40%। बोरॉन का कितना परसेंट आ गया, 40। मुझे बता सकते हो ऑक्सीजन का कितना होगा? 60%। 60%। बहुत सही। क्यों, कैसे होगा 60%? क्योंकि भैया टोटल 100% होता है। बहुत सही, परसेंट का नाम ही है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100 में से, 100 में से बोरॉन को कितने मिल गए, 40 मिल गए, बचे हुए कितने, 60, किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के, क्योंकि यौगिक में साफ साफ बोला हुआ है। यौगिक में क्या बोला हुआ है, यौगिक में साफ साफ बोला हुआ है, यौगिक में केवल ऑक्सीजन और बोरॉन है, ऑक्सीजन और बोरॉन है टोटल, है ना। तो जब बोरॉन 40% हो गया तो ऑक्सीजन अपने आप कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सवाल का आंसर कि यौगिक में बोरॉन कितने परसेंट होगा, 40%, और ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, 60%। तो आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन कर लिए, इसके कारण से वाला क्वेश्चन आसानी से बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं गई, है ना। बिल्कुल यही तरीका अपनाओगे आप सॉल्व करने के लिए, कुछ भी परेशानी नहीं है इसमें। बाकायदा नीचे आंसर लिखोगे कि यौगिक में 40% बोरॉन होगा और 60% ऑक्सीजन होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या बोला, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जब 3 ग्राम कार्बन को, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, है ना, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा या स्थिर अनुपात का नियम लगेगा। तो पहले अपन इसको वर्कशीट पे ले जाते हैं अपने इस क्वेश्चन को, है ना, ताकि अपन इसको सॉल्व कर सकें। तो ये अपन ने यहाँ से कॉपी किया, अरे रे, ये हो गया कॉपी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है चीज। इसके पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, है ना, उसमें स्थिर अनुपात का नियम का लागू कर रहे थे अपन। आपको मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पानी का फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है। मैंने आपको बताया था कि अनुपात में आप अनुपात में कुछ भी चीज का मल्टीप्लाई गुणाई कर सकते हो। यदि यहाँ पर 2 ग्राम करना होगा तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2 ग्राम कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 8 दूनी 16, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मतलब पानी बनाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब इन्होंने क्या बोला है, बोला हुआ है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो CO2 में C और O रहते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रहते हैं, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया रहता है 3:8, 3:8 दिया रहता है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हो 3:8, है ना। तो बोल रहे हैं कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, 11 ग्राम, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन लिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। चलो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है हमको यहाँ तक। उसके बाद बोल रहे हैं यदि कार्बन 3 ग्राम ही रखें, कार्बन 3 ग्राम ही रखें और ऑक्सीजन को 50 ग्राम कर दें, ऑक्सीजन को 50 ग्राम कर दें। क्या बोला, कार्बन को आपको 3 ग्राम ही रखना है लेकिन ऑक्सीजन को 50 ग्राम कर देना है, 50 ग्राम कर देना है। तो बोल रहे हैं बताओ कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो पहले इस पे बात कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखना 3 ग्राम कार्बन ही है, कार्बन अभी भी 3 ग्राम ही है, ऑक्सीजन 50 ग्राम है, जबकि अनुपात आपको पता है कि 3:8 ही हो सकता है। तो कुछ नहीं होगा, भले ही आप 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा लो लेकिन 50 ग्राम पूरा पार्ट करेगा नहीं। 3 ग्राम के साथ केवल और केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही काम करेगी, जो कि 11 ग्राम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगी। फिर आप बोलोगे भैया बचे हुए ऑक्सीजन का क्या होगा, 50 में से केवल 8 ग्राम ही यूज होगी, तो 42 ग्राम का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगी। वो 42 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाएगी, हवा में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी।
वेस्ट हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। केवल ये 3 ग्राम है तो 8 ग्राम से ही काम करेगा, और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, फिर से 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। हमसे पूछा हुआ आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा उत्तर इस रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित होगा, क्योंकि पदार्थ या फिर तत्व एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 11 ग्राम CO2 बनाएगी बस। बाकी की 42 ग्राम ऑक्सीजन का क्या होगा, तो वो वेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? इजी था, दिक्कत तो नहीं है किसी को? स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। हो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भी 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्यों? क्योंकि स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर पाएगा, 42 ग्राम ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगी। बस इतना लिखना है आपको। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, लिखना तो फिर बात की बात है। 3 ग्राम कार्बन से कितने ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी, केवल और केवल 8 ग्राम ही कर पाएगी, बाकी की ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ हो रही क्या? भैया भैया आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। बहुपरमाणुक आयन, तो बहुपरमाणुक आयन आपकी बुक में यहाँ आया था, जब मैंने आपको बताया था कि बहुपरमाणुक आयन के बारे में आप ये जानना पड़ेगा कि आयन्स क्या होते हैं। आयन्स के बारे में अपन ने जाना था ना जहाँ पर, वहां पर बहुपरमाणुक आयन आया था, बाकायदा वो बना हुआ था, क्या बोलते, एक टैब बना हुआ था बहुपरमाणुक आयन। आयन पढ़ा था जहाँ, ये तो परमाणु द्रव्यमान आ गया यार। भैया वो सोडियम वाला। सोडियम वाला नहीं, आयन पढ़े थे ना अपन ने जहाँ, जी आयन पढ़े, देखो ये वाला आयन, ये पढ़ा ना आयन, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो आयन पढ़े ना अपन ने, मतलब आयन क्या मतलब, धनावेशित और ऋणायन। हर एक तत्व पर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं, और हर एक तत्व में जो है वो नेट आवेश विद्यमान होता है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से नेट आवेश कोई भी वो नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश मतलब जितने धनायन उतने ऋणायन विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। और अध्याय 4 में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। उदाहरण दिए हुए हैं कुछ आयनिक यौगिकों के, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब बहुपरमाणुक आयन के उदाहरण है ना। आयनिक यौगिक भी बोल सकते हो, बहुपरमाणुक आयन या आयनिक यौगिक सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। क्या होता है बहुपरमाणुक आयन, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर ऋणावेश। तो सोडियम क्लोराइड जो बनेगा मतलब NaCl जो बनेगा, उस पर धनायन भी उतने ही होंगे और ऋणायन भी उतने ही होंगे। जब सेम होंगे तो उसको बोलते हैं नेट आवेश। नेट आवेश होता है। और ऐसे विद्यमान ऐसे समूह परमाणु के ऐसे समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लो, परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश क्या होता है, नेट आवेश मतलब जितने धनायन उतने ऋणायन, है ना। नेट आवेश मतलब जितने धनायन उतने ऋणायन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट आवेश। और ऐसे परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। द्रव्यमान का अनुपात भी दिया हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम का 5 और ऑक्सीजन का 2, ऐसा 5:2 में मिले हुए हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 के उसमें दिए हुए। तो ये शायद मैंने आपको इसका इस वाले फॉर्मूले से आपको बोला भी था कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्व करके देखिएगा, आपने किया भी था बहुत सारे बच्चों ने इस टेबल का यूज। तो ये सभी क्या दिए हुए हैं, ये हमको आयनिक यौगिक दिए हुए जिनको हम बहुपरमाणुक आयन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, मतलब धनायन और ऋणायन की मात्रा बराबर होती है, उन्हें हम बहु परमाणु का आयन कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, कौन सा सोडियम सल्फाइड जो भी था वो याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है, ये वाला हम कर चुके हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं ये वाले, है ना। ये होमवर्क दिया था मैंने, सभी बच्चों ने सही भी किया था। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपको जो है वो क्या करना है, इसमें इनके विद्यमान तत्वों के नाम बस बताना है। तो नाम के साथ साथ मैं आपको एक चीज भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो जरूरी हो जाता है, आगे काम आएगा आपको, इसलिए जो है वो इसके फॉर्मूले भी बता दे रहा हूँ मैं। लेकिन फॉर्मूले पता होंगे तो तत्वों के नाम आसानी से पता चल जाएंगे आपको कौन कौन से तत्व है। जो बुझा हुआ चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। थोड़ा छोटा इधर लिख देता हूं मैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, CaOH का होल ट्वाइस। काय का फॉर्मूला होता है ये, बुझा हुआ चूने का। चलो इस फॉर्मूले को देख के बताओ कि इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, बताओ मुझे, बुझे हुए चूने में कौन कौन से तत्व? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक और है ना, कैल्शियम। हाँ कैल्शियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। तो बस आपको क्या लिखना है, इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, कैल्शियम यानी कि Ca, आपको नाम लिखना पड़ेगा, मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 तत्व विद्यमान है। फिर उसके बाद दूसरा वाला देखो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का होता है Br। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। HBr में कौन कौन से तत्व विद्यमान है बता सकते हो? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अगर बच्चों नहीं पता है ना आपको ब्रोमीन कोई तत्व है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने टेबल नहीं पढ़ी है तो टेबल मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि एक बार पढ़ लीजिए, उसमें तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, हमारे पास आसपास जितनी चीजें बनी हुई है उस टेबल से बनी हुई है, मैंने समझा भी दिया है उस टेबल में कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है ना। उनको केवल याद कर लीजिए, उनके सिंबल याद कर लीजिए बस, क्योंकि बहुत काम आएंगे 10वीं में, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो हम घरों में यूज करते हैं व्हाइट कलर का। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बेकिंग पाउडर केक में जो यूज किया जाता है वो अलग होता है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है, लेकिन वो अलग बनता है, टार्टरिक एसिड से बनता है वो, है ना। तो जिसको हम घरों में टार्टरी बोलते हैं ना, वो टार्टरिक अम्ल रहता है बेसिकली, सही नाम टार्टरिक अम्ल है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। इसको लिख लीजिएगा आप कॉपी में या फिर कहीं पर भी, बुक में चाहो तो बुक में भी लिखा हुआ होगा। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है? सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो जो भी बोला मेरे को समझ में तो नहीं आया क्योंकि सबने इकट्ठा बोला, लेकिन सही बोला होगा, है ना। तो इसका फॉर्म, इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, इसमें है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 तत्व विद्यमान है ना। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। K2SO4 आप बना भी सकते हो फॉर्मूला खुद से, आपको आता है बनाना पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला, आप आसानी से बना सकते हो, आपको सिखाया है बनाना, अगर नहीं सीखना है तो आप रट लो K2SO4। K2SO4 में बता दो कौन कौन से तत्व विद्यमान है? पोटेशियम और सल्फेट। सल्फेट तत्व नहीं है बेटा, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। हाँ पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व हैं इसमें विद्यमान। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके आधार पर आप तत्व जान सकते हो, लेकिन हाँ तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। अगर तत्व ही नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। अगला दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान। ये वाला क्वेश्चन बच्चों का फेवरेट होता है, आज तक जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों के सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं। छठ वाला क्वेश्चन है ना, और देखना एक करवाऊंगा आपको याद आ जाएगा, कुछ बच्चों को याद ही होगा, एक करवाऊंगा आपको सब याद आ जाएगा। बोला हुआ है मोलर द्रव्यमान का परिकलन करो C2H2। C2H2 दो तत्व दिख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। तो अपन को क्या करना है, C2H2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, याद है
कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, गुणित करेंगे C2 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान 1, और कितने हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 2 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 2 एकम 2, यानी कि कितना ही हो जाएगा 26U। एथाइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 26U। याद आ गया कैसे करे थे अपन ने इसके? हाँ भैया। बस तो फिर बाकी के कर ही लोगे, वो वाली टेबल देख के आसानी से हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का आपका होमवर्क हो गया। ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पिछले पहले कर चुके हो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन आज फिर से करेंगे। यहाँ फास्फोरस का दिया हुआ है, बाकी टेबल आपकी दी रहती है, तो वहां से देख लीजिएगा, है ना। ये आज का आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा। ठीक, आज का आपका होमवर्क दे दिया गया है। आपको किस टेबल का यूज करना है? आपको वाली टेबल याद है ना, तत्वों की टेबल दी हुई थी जो किनारे पे बनी हुई थी, जिसमें परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए थे, उसको याद करने को ही बोला था मैंने। हाँ भैया। हाँ, ये वाली टेबल में से देखकर आपको सब चीजें जो है उसमें सब तत्वों के निकालना है। काय में? परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालना है यू में। मेरे ख्याल से आपसे सभी से बन जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान फाइंड करना है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान का फॉर्मूला कोई बोल दो मुझे। भूल गए? बराबर मोलों की संख्या बटा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर से बटे कहाँ से आ गया? द्रव्यमान बराबर से, भैया इनटू मोलर द्रव्यमान। हाँ, बटे नहीं बोलना, इनटू। मोलों की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 मोल। भैया आपने गलत बोल दी। बटे नहीं बोलना बेटा, मल्टीप्लाई बोलना है बीच में, मैंने ये बोला। 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का हमको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान फाइंड करना है ना। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, द्रव्यमान बराबर से मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान, है ना। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमको क्या दिया हुआ है? हमको बोला हुआ है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, नाइट्रोजन गैस नहीं बोला है ना, नाइट्रोजन का परमाणु बोला हुआ है। तो नाइट्रोजन गैस होता तो N2 हो जाता, उसका अलग आता, लेकिन अभी केवल हमको नाइट्रोजन का पूछा है। तो मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 14 ग्राम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 14, है ना। और मोलों की संख्या कितनी दी हुई है? 1। आंसर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान 14 ग्राम। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। हाँ, नाइट्रोजन गैस दिया रहता तो ये 14 दूनी 28 हो जाता फिर, है ना। तो ये आंसर अपना 28 हो जाता जब नाइट्रोजन गैस बोला होता। जबकि हमको बुक में क्या बोला हुआ है? केवल और केवल नाइट्रोजन बोला हुआ है, केवल और केवल नाइट्रोजन बोला हुआ है ना। फिर बोला है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। 4 मोल एल्यूमिनियम का हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो हम इसको हटा लेते हैं। मोलों की संख्या आप कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, एल्यूमिनियम के मोलों की संख्या दी हुई है 4 मोल है, और हमको द्रव्यमान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सरल सा क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 27U, ये भी दिया हुआ है हमको। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो 27 दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? मोलों की संख्या का, मतलब 4 का। 4 सत्ते 28 28 की 8, हाथ से 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 ग्राम, 108 ग्राम, सॉरी। इजी है, कुछ भी नहीं है यार इसमें, कुछ भी नहीं है वाले क्वेश्चन में। केवल आपको फॉर्मूला लगाना है बस, द्रव्यमान बराबर से मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या। 10 मोल सोडियम सल्फाइड, इसका ये मोलर द्रव्यमान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। कैसे निकालेंगे? जैसे ऊपर का निकाला आपने, जैसे इन सब के निकाले ना, HCl HNO3 ऐसा निकाला ना, वैसे इसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। निकालते हैं अपन, इसको करके देखते हैं। Na2SO3 लिखा हुआ
है ना। इसके लिए हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो मैं इसको सबको रफ कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है ना। क्या करते हैं हम, Na2SO3 दिया हुआ है, Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO3 देख लेते हैं एक बार। Na2SO3 ठीक है, 10 मोल दिए हुए हैं इसके। मोल कितना दिया हुआ है, 10 मोल। हमको क्या ज्ञात करना है, ग्राम में ज्ञात करना है इसका द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या तो हमको दी हुई है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो मोलर द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23U। 23U, बहुत सही, 23U। 23, 2 एटम है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, प्लस सल्फर का कितना होता है, 32U, बहुत बढ़िया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 16। गुणित करेंगे 3 का, गुणित करेंगे 3 का। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। 23 दूनी हो जाएगा 46, 46 प्लस 32 प्लस 16 दूनी 32, 16 3 48, 8 और 2 10 और 6, 16 की 6, हासिल की 1, 4 और 1 5 3, 8 और 4 12, 126U। ये क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया, है ना। अभी द्रव्यमान फाइंड करना है हमको, द्रव्यमान फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, द्रव्यमान वाले फॉर्मूले में मोलर द्रव्यमान कितना है, 126। 126 में मोलों की संख्या कितनी दी हुई है हमको, मोलों की संख्या दी हुई है 10। 126 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1260 ग्राम। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको केवल मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, जो कि आपको कैसे निकलेगा, द्रव्यमान से निकलेगा। उससे आपको निकालो, मस्त आपका द्रव्यमान वाले फॉर्मूले में आंसर रखो, वो रखो, मोलर द्रव्यमान का अपना जो निकला है और मोलों की संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएंगे अगर आपसे बनेंगे तो, केवल फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो 4 बचे हुए हैं अपन करेंगे अब कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।